अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव लेक्चर ऑफ फार्माकोलॉजी। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ड्रग की अब्जॉर्प्शन, ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन और उसके अलावा ड्रग का मेटाबॉलिज्म और ड्रग की एलिमिनेशन, यानी कि ड्रग जो है हमारी बॉडी से कैसे निकल रही है। ठीक है, तो इनकी शॉर्ट सी वो जो होंगी हमारे पास वो टर्मिनोलॉजीज होंगी, उनको भी मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमारे पास ड्रग अब्जॉर्प्शन, कि हमारे पास ड्रग कोई भी, मैं आपको कोई भी टॉपिक है, मुश्किल से मुश्किल है, आसान से आसान है, उसको याद करने का एक तरीकाकार बता देती हूँ कि सबसे पहले आपने कोई इजी या टफ टॉपिक आपको लग रहा है, ठीक है, इजी तो आपको इजीली याद हो जाएगा, उसका कंसेप्ट भी आपके माइंड में बैठ जाएगा। कोई टफ लग रहा है तो सबसे पहले उसकी आउटलाइन देखिए, उसकी हेडिंग देखेंगे, इस हेडिंग में जो है राइटर बताना क्या चाह रहा है हमें। ठीक है, तो आपने देखना, जैसे यहाँ से मैं आपको बताती हूँ। ड्रग्स आपको पता है क्या होती है, मेडिसिन्स होती हैं, वो टैबलेट की फॉर्म में हो, वो लिक्विड की फॉर्म में हो, जैसे ड्रिप्स हो गई, इंजेक्शंस हो गए और डिफरेंट टैबलेट्स हो गई या अदर मेडिकेशन जो प्रोसेसेस होते हैं, उसको हम ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं अब्जॉर्प्शन का आपको मतलब पता है कि हल होना, तहलील होना। इसमें हम देखेंगे इस पूरे टॉपिक में कि जो हमारे पास मेडिसिन्स होती हैं ना, जो हम डिफरेंट पाथवे से ले रहे होते हैं, साइट एडमिनिस्ट्रेशंस कहते हैं कि पाथवे, यानी हम अपने मुंह से माउथ के थ्रू ले रहे हैं मेडिसिन, टैबलेट खा रहे हैं, या वेन के थ्रू मेडिसिन ले रहे हैं, या इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हैं, या किस प्रोसेस से ले रहे हैं, किस पाथवे से ले रहे हैं, उसको कहते हैं साइट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें हम देखेंगे कि जो मेडिसिन है ना, अगर हम वेंस के थ्रू ले रहे हैं या अपने माउथ के थ्रू ले रहे हैं, वो हमारे बॉडी में, ब्लड में जाके कब हल होती हैं, ठीक है, और कितने टाइम से उसका इफेक्ट शो होता है, कितने टाइम बाद उसका इफेक्ट शो होता है। तो इसमें जो पहला है हमारे पास है ड्रग अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन इज द ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड स्ट्रीम। वही ना, कि जो हमारे पास क्या होती है अब्जॉर्प्शन, कि जो हम मेडिसिन खाते हैं या फिर वेन के थ्रू लेते हैं, तो वो हमारे ब्लड में हल होने का जो मेडिसिन का अमल होता है, उसको हम ड्रग अब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो कहता है इसके बाद ना, इसके वो आ जाती है ट्रांसफॉर्मेशन की थोड़ी आ जाती है कि ड्रग जो है, ट्रांसफ़र ऑफ ड्रग फ्रॉम द जी आई ट्रैक क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हमारे पास ट्रैक होता है। ये एमसीक्यू भी आ जाता होता है, ठीक है, ये हमारे पास एमसीक्यू आ जाता है कि जीआईटी का क्या मतलब है, या इसकी एब्रीविएशन क्या है। जीआईटी मीन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ठीक है, इसमें कहता है कि डिपेंडिंग ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ड्रग में बी अब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक बाय आइदर। कहता है कि प्रॉपर्टीज़ ड्रग की जो होती है ना, वो डिफरेंट होती हैं, तो उन प्रॉपर्टीज़ की बेस पे, यानी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कुछ लिक्विड फॉर्म में, कुछ सॉलिड फॉर्म में, इस तरह डिफरेंट उनकी जो कुछ मेडिकेशन प्रॉपर्टीज होते हैं ना, तो कहते हैं उसकी बेस पे जो है ना, मेडिसिन की जो अब्जॉर्प्शन होती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में, हमारी बॉडी में, ठीक है, वो दो तरह से होती है। एक पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू होती है और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास क्या है। इट रेफर्स टू द पैसेज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल बाय डिफ्यूजिंग अनआयनाइज्ड मटी थ्रू लिपिड मेम्ब्रेन। यानी इसमें आप ये देख लेना कि मेजोरिटी ऑफ ड्रग गेन एक्सेस टू द बॉडी बाय दिस मैकेनिज्म, द ड्रग मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेटेड टू वन ऑफ द। हाँ जी, इसमें आप ये कर सकते हैं, ये कर लें, ऊपर वाली दो, फर्स्ट और लास्ट वाली लाइंस बेशक रहने दें, कि जो हमारे पास मेडिसिन की मूवमेंट होती है ना, हमारे हायर कंसनट्रेशन ऑफ रीजन से लोअर कंसनट्रेशन ऑफ रीजन की तरफ होती है, इसको कहते हैं हम पैसिव डिफ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसकी ऑपोजिट होगी, ड्रग कंसंट्रेशन टू वन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, इसमें इसकी अपोजिट ही होगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज एनर्जी डिपेंड एंड इट इज़ ड्राइवन बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसमें क्या होगा कि हाइड्रोलाइसिस जब होगी, तो हमारे पास जो हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, कोई भी खुराक खाते हैं, तो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स को बेसिकली क्या कहते हैं, एटीपी, और एटीपी को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। तो कहते हैं इसमें एनर्जी की ब्रेकडाउन होती है। ठीक है, तो फिर जो है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है उसकी ड्रग्स की हमारे ब्लड में। इसके बाद कहता है, इसी में आ जाता है ड्रग अब्जॉर्प्शन का एक लास्ट टॉपिक है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडो मीन इनटेक, अंदर अंदर की तरफ किसी चीज़ को निगलना, ठीक है। एक्सो मीन बाहर की तरफ, एलिमिनेट करना, एक्सक्रिएट करना, ठीक है। तो इसमें अगर एंडोसाइटोसिस इज इन्वॉल्व जी,
Endocytosis involve engulfment. Engulfment mean निगलना of a drug molecule by the cell membrane and transport into the cell by पिंचिंग ऑफ द ड्रग फिल्ड वेजिकल्स. यानी कि जो हमारी सेल की मेम्ब्रेन होती है ना हमारी बॉडी में, ठीक है, हमारी बॉडी में आपको पता है बहुत ज़्यादा टाइनी, बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं. तो कहता है कि जब वो उनकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, हर चीज़ की एक वॉल होती है, जैसे रूम की वॉल होती है इसी तरह हमारी सेल की वॉल होती है. तो जब कोई भी मेडिसिन जाती है हमारी बॉडी में तो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है ना वो अंदर की तरफ पिंच होना शुरू कर देती है, ठीक है. तो फिर इससे क्या होता है कि मेडिसिन उसके सेल के अंदर चली जाती है. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस. और दूसरी तरफ एक्सोसाइटोसिस मतलब एलिमिनेट करना. एक्सोसाइटोसिस इज द रिवर्स ऑफ एंडोसाइटोसिस. कहता है कि ये उसके एंडोसाइटोसिस के ऑपोजिट है, उसमें अंदर लेती है मेडिसिन को, इसमें बाहर निकाल देगी बाय यूजिंग बाय सेल्स टू सिक्रीट का मतलब होता है खारिज करना, बाय मैनी सब्सटेंसेस बाय अ सिमिलर वेजिकल फॉर्मेशन मॉलिक्यूल. उसमें होगा कि पहले एंडोसाइटोसिस में अंदर को मेम्ब्रेन धुंस जाती है, होती है, पिंच हो जाती है, लेकिन इसमें जो है मेम्ब्रेन बाहर की तरफ हो जाएगी, एक्सक्रीट कर देगी मटेरियल को. नेक्स्ट वाला हमारे पास है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन. कि ड्रग की अब हमारे कौन कौन बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन होती है और किन किन पार्ट्स में जल्दी ड्रग जो है अब्जॉर्ब हो जाती है और किन में लेट होती है, ठीक है. इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे. ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच अ ड्रग रिवर्सिबली लीव्स द ब्लड स्ट्रीम एंड इंटर्स द एक्स्ट्रा सेलुलर सेल टिश्यूज. यानी इसमें अब मैं आपको बताती हूँ. पहले में था कि हमारे सेल की जो जितनी भी नालियाँ थी, वेंस थी, कैपिलरीज थी, वेजल्स थी, वेंस के अंदर ही रहता है. जैसे कोई पाइप नहीं होते हमारी बॉडी में, पहले सब उसमें रहती हैं, ठीक है, जो मेडिसिन्स होती हैं, ठीक है, उसमें रहती हैं. लेकिन इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो ड्रग है ना, मेडिसिन है, वो हमारी वेन से निकल के जो हमारी बॉडी के बाहर वाला फ्लूइड होता है, ब्लड होता है, ठीक है, उनमें आ जाता है. उसके बाद कहता है कि ब्लड फ्लो, द रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू, यही कि हमारी कौन से बॉडी पार्ट में ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, कौन से बॉडी पार्ट में ब्लड फ्लो कम होगा. जैसे कहता है द रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू द टिश्यू कैपिलरीज. कैपिलरीज हमारी बॉडी के सबसे छोटे पाइप्स होते हैं, नालियाँ होती है. पाइप्स इसलिए बोल रही हूँ कि आपको समझ आ जाए कि पाइप्स का फंक्शन क्या होता है, पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेके. तो ये कैपिलरीज सबसे छोटी होती हैं, बारीक तरीन वेन्स होती हैं, ठीक है. वेरियस का मतलब होता है मुख्तलिफ. वाइडली एज रिजल्ट ऑफ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. कहता है कि हमारी बॉडी में जो टिश्यू का फ़्लो है, ब्लड का फ़्लो है ना, वो मुख्तलिफ होता है, उसकी जो तकसीम होती है वो भी मुख्तलिफ होती है. उसके बाद कहता है ऑफ कार्डियक अपटेक टू द वेरियस आर्गन्स. यानी कि हमारे वेरियस आर्गन जैसे किडनी हो गई, देखें, ब्रेन, लीवर, किडनी, ठीक है, इनमें ज़्यादा जो होगा ना ब्लड का फ़्लो होगा एज़ कम्पेयर टू स्केलेटल मसल. स्केलेटल मसल क्या होते हैं, जैसे हमारी हड्डियों के टिश्यू हो गए, इनमें जो ब्लड का फ़्लो है वो बहुत कम होगा एज़ कम्पेयर टू हमारे जो दिल के टिश्यू होंगे, दिमाग के टिश्यू होंगे, या उसके बाद हमारे गुर्दों के टिश्यू होंगे. क्यों? क्योंकि इनमें वेन्स होती हैं और इनमें ज़्यादा ब्लड की सर्कुलेशन होगी. तो जो हमारी बोन्स होती हैं, हमारे जॉइंट्स होते हैं, इनमें तो वेन्स नहीं ना होती, तो ऑब्वियसली इनमें जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो कम होगी, ठीक है. होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ रही है जी. तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, इसी का एक टॉपिक है कैपिलरी परमिएबिलिटी. यानी कि परमिएबिलिटी होता है कि एक जैसे हमारे पास छन्नी होती है, ठीक है, या जिससे आप चाय को, हाँ, पूनी बोलते हैं आई थिंक सो से अपनी कॉमन लैंग्वेज में. तो कहते हैं कि कैपिलरी परमिएबिलिटी यानी कि हमारे पास होते हैं ना अनवांटेड पार्टिकल, जैसे चाय पत्ती होती है तो वो ऊपर रह जाती है जब हम चाय को भूनते हैं, ठीक है, या आटा हम जब छानते हैं तो जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं उसमें ऐसे ज़रात होते हैं जो कि आटे में आए तो हमारे मुंह में गंदा सा टेस्ट देंगे या फिर जबड़ों में आएंगे, तो उनको वो अलग कर देता है. तो इसी तरह जो हमारी वेन्स होती हैं ना, जो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी खुराक के थ्रू या पानी के थ्रू कुछ भी इस तरह से ब्लड में जाते हैं, या ड्रग के पार्टिकल्स जो कि हमारी वेन्स में से वेन के साइज से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, हमारी वेन के साइज से या कैपिलरी के साइज से ज़्यादा होते हैं. कैपिलरी उसको अंदर नहीं जाने देती, उनको बाहर ही रोक लेती है. तो ये आप स्लाइड्स को रीड आउट कर लीजिएगा, बेशक स्क्रीनशॉट लेके, मैं आपको बस कंसेप्ट दे रही हूँ जी. तो नेक्स्ट भी इसी का ही एक टॉपिक है, बाइंडिंग ऑफ ब्लड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ड्रग मॉलिक्यूल में बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग्स आर फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव. ओनली द free unbound drug can act a target site in the tissue.
बाउंड ड्रग स्टेज इन द वेस्कुलर स्पेस एंड इज़ नॉट मेटाबोलाइज्ड आर एलिमिनेटेड। कहता है कि जब जो ड्रग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ या प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड हो जाता है तो वो फिर जो है ना एलिमिनेट नहीं होता, ठीक है, एलिमिनेट नहीं। जब ब्लड किसी भी प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएगा तो फिर वो एलिमिनेट नहीं होगा। उसके बाद कहता है अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के हमारा जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का वॉल्यूम है वो क्या है, वो कितना दिखता है। अ ड्रग रेयरली कम ही सॉरी A drug rarely associated exclusively with only one of the water compartment of the body. Instead, the vast majority of drug distribute into several components, often avoiding binding cellular components. For example, lipids abundant in adipocytes and cell membrane protein. इसमें बस उन्होंने बता दिया है कि जो ब्लड का वॉल्यूम है ना हमारे किन किन टिश्यूज़ में किन किन सेल्स में ज़्यादा है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रग मेटाबॉलिज्म। अब ड्रग का मेटाबॉलिज्म क्या है, जैसे हमारी बॉडी में भी मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, कुछ पार्टिकल्स की तोड़ फोड़ हो रही होती है हमारे स्टोमिक में और कुछ की वो होती है फॉर्मेशन हो रही है तो छोटे पार्टिकल्स की, तो वो इस तरह हमारे बॉडी का जो वो एक मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है। इसी तरह इसका ड्रग का भी एक मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। मेडिसिन का ड्रग्स आर मोस्टली एलिमिनेटेड बाय बायोट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन इनटू द यूरिन आर बाइल। कहता है कि ड्रग्स जो है ना जो मेडिसिन हैं जो वेस्ट हो जाती हैं, कुछ तो मेडिसिन होती हैं ना हम जैसे फीवर के लिए लेते हैं मेडिसिन या किसी भी बीमारी के इलाज के लिए हम मेडिसिन लेते हैं तो वो तो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो गई, जैसे अब्जॉर्प्शन वाला पहला टॉपिक पढ़ा, अब्जॉर्ब होकर हमारी बॉडी को फ़ायदा देगी, ठीक है। लेकिन जो एक्स्ट्रा मेडिसिन होगी जो पॉइजनस होगी जो टॉक्सिक इन नेचर होगी वो हमारी बॉडी से निकल जाएगी। इसमें ये बता रहा है किसके थ्रू निकलेगी, जब यूरिन होगा या फिर सम टाइम ऐसा भी होता है कि स्वेटिंग के थ्रू भी हो सकती है, मोस्टली जो होती है वो यूरिनरी ट्रैक के थ्रू होती है। उसके बाद कहता है प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म ट्रांसफॉर्म लिपोफिलिक ड्रग्स इनटू मोर पोलर रेडिली एक्सक्रीटेबल प्रोडक्ट्स। कहता है कि जो इसके ज़्यादा एक्सक्रीट होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। द लीवर इन द मेजर साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म बट स्पेसिफिक ड्रग में अंडरगो बायोट्रांसफॉर्मेशन इन अदर टिश्यूज सच एज द किडनी एंड द इंटेस्टाइन। यानी कि वो बता रहा है कि लीवर में भी हमारे पास लीवर भी एक्सक्रीशन कर सकता है, मेडिसिन को खारिज कर सकता है, कि हमारे गुर्दे भी और जो हमारी छोटी बड़ी आंत होती है जिसमें हमारी खुराक की नालियाँ होती हैं या वेस्टेज प्रोडक्ट हमारी बॉडी के स्टोर हो रहे होते हैं, ठीक है, उसमें भी इसके मेटाबॉलिज्म रन करता है। हाँ जी, तो नेक्स्ट है कि रिएक्शन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, कि ड्रग मेटाबॉलिज्म का रिएक्शन क्या है। द किडनी कैन नॉट एफिशिएंटली eliminate lipophilic drug that readily across cell wall membrane and are reabsorbed in the distal tubules. Therefore, lipid soluble agent must first be metabolized in the liver using two general steps of reactions. कहता है कि कुछ मेडिसिन होती हैं लिपोफिलिक, अब पीछे लिपोफिलिक का मतलब बताना भूल गई कि कुछ मेडिसिन लिपोफिलिक होती हैं। लिपोफिलिक मतलब कि उनमें ऑयल्स होते हैं, ठीक है, लिपिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं, और कहता है कि वो दोबारा रीअब्जॉर्ब्ड हो जाती हैं हमारे सेल्स में। तो कहता है कि उनको हमारी बॉडी से निकालने के लिए दो तरह के जो है ना हम रिएक्शन करते हैं, एक को हम फेज़ 1 रिएक्शन कहते हैं और एक को हम फेज़ 2 रिएक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फेज़ 1 रिएक्शन। Phase 1 reaction. Phase 1 reaction function to convert lipophilic molecule into more polar molecule by the exposing a polar functional group. यानी कि पोलर फंक्शनल जो हमारे पास ग्रुप होता है उसको हम ज़्यादा एक्सपोज करें तो हमारे पास जो है ना लिपोफिलिक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं पोलर मॉलिक्यूल में, ठीक है। मेनली इट इज़ ऑक्सीडेशन बट सम टाइम देयर इज़ रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस। कहते हैं ये किसके थ्रू होते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन करें, इनकी रिडक्शन करें और इनकी हाइड्रोलाइसिस करें, यानी इनमें वाटर की ब्रेक डाउन करें। जी, ये तो हो गया हमारे पास फेज़ 1। अब फेज़ 2 की बात करते हैं तो फेज़ 2 में क्या होगा। दिस फेज कंसिस्ट ऑफ कंजुगेशन रिएक्शन। कंजुगेशन होता है कि दो रिएक्शन जुड़े होते हैं, जो दो कंपाउंड के रिएक्शन जुड़े हों उसको हम कहते हैं
conjugation reaction. If the metabolites from phase 1 metabolism is sufficiently polar, कहता है कि जो मेटाबोलाइट्स होंगे ना फेज़ 1 के, अगर वो बहुत ज़्यादा जो है ना पोलर हैं, इट कैन बी एक्सक्रीटेड बाय द किडनी, और वो जो हमारी किडनी उसको खारिज कर रही है, एक्सक्रीट कर रही है, एलिमिनेट कर रही है. हाउएवर, ताहम मैनी फेज 1 मेटाबोलाइट्स आर टू लिपोफिलिक टू बी रिटेन इन किडनी ट्यूब्यूल्स. कहता है कि फिर ऐसे इसमें क्या होगा कि जो फेज़ 1 जो हमने पीछे पढ़ा है ना, उसमें जो है हमारे पास लिपोफिलिक जो मालिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा स्टोर हो जाएंगे हमारी किडनी के ट्यूब्यूल्स में. अ सब्सिक्वेंट कंजुगेशन रिएक्शन विद एन endogenesis substrates such as sulfuric acid, acetic acid or amino acid result in polar and more water soluble compound that excreted by the kidney. कहता है कि फिर हमारे पास ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मतलब वाटर में भी सॉल्युबल होते हैं. लिपोफिलिक जो होते हैं ना वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं. अभी आपने कभी देखा कि पानी में घी जो है मिक्स हो गया, कभी भी पानी में जो ऑयल है वो मिक्स हो गया, कभी भी नहीं. वो उसकी पानी की जो तय होती है उस पर पानी के ऊपर जो सरफेस होती है उस पर वो तैरते रहते हैं. लेकिन कुछ कहता है कि जब वो वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर वो हमारी किडनी उनको एक्सक्रीट कर देती है. इसके बाद हमारे पास लास्ट वाला आज का टॉपिक है ड्रग एलिमिनेशन, कि ड्रग हमारी बॉडी से कैसे एक्सक्रीट होगी. पीछे सब पढ़ चुके हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा ओवरव्यू कर दिया है. इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसके रूट्स भी पढ़ेंगे और उसके बाद रिसेप्टर फैमिलीज पढ़ेंगे. फिर हमारा चैप्टर 1 कवर. रिमूवल ऑफ अ ड्रग फ्राम द बॉडी अकर्स वाया नंबर ऑफ रूट्स. रूट्स के मुख्तलिफ रास्तों से जो है ना वो ड्रग हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होती है. मोस्ट इम्पोर्टेंट बियंग थ्रू द किडनी, हमारे गुर्दे भी उसको निकालते हैं, इनटू द यूरिन, यूरिन के थ्रू. अदर रूट्स इंक्लूड द बाइल इंटेस्टाइन, बाइल जो लीवर का जूस होता है, ठीक है, जैसे हमारे उसका स्टोमिक का भी होता है. इंटेस्टाइन, लंग्स, वो छोटी आंत बड़ी आंत, ठीक है. उसके बाद लंग्स और मिल्क इन नर्सिंग, ठीक है, मदर, नर्सिंग मदर मतलब कि जो मदर फीड करवा रही होती है उसके थ्रू भी वो निकल जाता है. उसके बाद हमारे गुर्दे भी, आंत भी, फिर हमारे बाइल भी, लीवर भी उसको एक्सक्रीट करता है. उसके बाद अ पेशेंट इन रीनल फेलियर में undergo extracorporeal dialysis which removal small molecules such as drug roots. कहता है कि कुछ आपने देखा होगा जिनको गुर्दों की बहुत, अल्लाह माफ़ करे, बीमारी होती है तो उनका डायलिसिस करवाते हैं. मतलब 1 माह बाद, जिनको स्वेयर किस्म के उनके वीक्स पे आ जाती है, कुछ अरसे बाद उनके खून की सफाई करवाते हैं, ठीक है. क्यों? क्योंकि उनके जो गुर्दे होते हैं इस काबिल नहीं होते कि जो वेस्ट और ड्रग मेडिसिन होती हैं उनको हमारी बॉडी से निकाल सके, तो वो फिर पॉइजनस हो जाती हैं, टॉक्सिसिटी काज कर देती हैं. तो फिर इस वजह से उनको गुर्दे की काफ़ी सारी बीमारियां हो जाती हैं. फिर उनका डायलिसिस किया जाता है. कहते हैं डायलिसिस के ज़रिए भी थोड़ी से जो हमारे पास ड्रग की रिमूवल है ना वो की जाती है. तो होप्स हो कि आपको इसकी समझ आई होगी. मैंने स्पीडली बताया, इतनी इसकी रीडिंग नहीं की, बस आपको कंसेप्ट दिया है इन स्लाइड्स का. आप बेशक इनके स्क्रीनशॉट लेके तो आप इसको बाद में पढ़ भी सकते हैं, ठीक है. तो होप्स हो कि आपको समझ आई हो. अगर नहीं आई हुई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछा करें. आपको पता है आजकल बहुत रमज़ान की वजह से बिज़ी रूटीन है, तो आप कमेंट किया करें इसमें, ठीक है, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो. मैं भी इस पर मेहनत करती हूँ. इसको लाइक किया करें, ठीक है. कल इंशाल्लाह सेकंड 3 लास्ट टॉपिक के साथ फर्स्ट चैप्टर के मिलते हैं. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा.